बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल साइकिल। अच्छा, सेल साइकिल आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। वेरी इम्पोर्टेंट। अक्सर मैं बुक से पढ़ाया करता हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं जब रजिस्टर यूज़ करता हूँ किसी चीज़ के लिए तो इसका यही मतलब होता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर हाल से मुझे नहीं पता कि अभी 8th के सिलेबस में माइटोसिस है या नहीं है, आप कमेंट करके बताएं। लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि सेल साइकिल क्या होता है और क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बेसिकली सेल साइकिल जो होता है, आपको मैं बता दूं, एक तो आप जब भी हम इस वक्त बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, कोई भी चीज़ किसी कोई चीज़ का आपको इसका आइडिया है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो आप थोड़ा अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है, आपको चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी का आपको पता है, इसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, ठीक है। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक यूनिट है, ठीक है, छोटी से छोटी इकाई है ज़िंदगी की, वो क्या है, वो सेल है। तो अभी आपको पता चल गया सेल का मतलब, तो आपको पता चल गया। और साइकिल, क्या ये दूसरा साइकिल है जो इस तरह का एक साइकिल होता है, इस तरह की उसकी ऊपर से गद्दी जो भी होती है बनी होती है, नीचे से इस तरह के उसके पहिए होते हैं और ऊपर से इस तरह का उसका हैंडल होता है, इस तरह का, क्या ये वो साइकिल है? नहीं, ये वो साइकिल नहीं है। सेल एक राउंड, जैसे ये कोई चीज़ घूमती है ना, उसको हम साइकिल कहते हैं या सर्कल कहते हैं। बेसिकली हम जब साइकिल बनाते हैं ना तो उसको हम गोल करके बनाते हैं। कोई भी साइकिल बनाना हो, ज़िंदगी का साइकिल हमारा लाइफ साइकिल है, हम लाइफ साइकिल कहेंगे उसको, ठीक है। लाइफ साइकिल वो क्या होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, यहाँ से एक चीज़ शुरू हुई, उसने वो चक्कर काट के उसी जगह पे दोबारा आ जाना है। अगर इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं, मैं इन चीज़ों को इतना बेसिकली क्यों बता रहा हूँ कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एक चीज़ शुरू हुई है एक पॉइंट से, वो घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे जब आ गई है ना, उसने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसने क्या कर लिया, अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब सेल साइकिल, आपको दो चीज़ों का पता चल गया, आपको सेल का भी पता है, चैप्टर नंबर 4 में आपने सेल के बारे में पढ़ लिया, और साइकिल का भी आपको पता चल गया। जब हम साइकिल की बात करते हैं तो ये वाला साइकिल वो साइकिल नहीं होता। साइकिल का मतलब होता है एक चीज़ जहाँ से शुरू हुई वो वहीं पे आ गई, ठीक है। अब क्या होना है, ये मैं आपको एक एम्बिगुअस सा एक सेल साइकिल बना के दिखा रहा हूँ। एक सेल है ना, अब हमने बड़ा सेल साइकिल, वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करके इधर वापस आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब सेल साइकिल आप खुद बता सकते हैं कि सेल साइकिल क्या है। सेल ने एक साइकिल में जाना और फिर वापस उधर ही आ जाना है, ठीक हो गया। अब इसको मैं मॉडिफाई करूँगा, इस डेफिनेशन पे इतना जोर देने का मकसद यही है। वीडियो तो लंबी हो सकती है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा, और यही कॉन्सेप्ट मैं आपकी डेवलप करना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मेरे एफएससी में भी बहुत मुश्किल से जनरेट हुए। इवन के टीचर्स भी इन चीज़ों को इस तरह से एलेबोरेट नहीं करते। सेल साइकिल है तो वो आपको रीड करवा देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है चीज़ों को इंटरनली समझें, इनके कॉन्सेप्ट देखें। आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बुक मैं इसलिए आपको करवाता हूँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा चीज़ों में जाने की ना ज़रूरत नौबत आए, चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, और आप अपने MCQs, SCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस सब का सब अपने जो है बुक से कर लें। SCQs मतलब शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और MCQs, हर चीज़ आपकी बुक्स में से आती है। तो आप अपनी बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको दूसरी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एनीवेज, तो हम सेल साइकिल की बात कर रहे थे, आपको सेल का भी अंदाज़ा है, अब साइकिल का भी अंदाज़ा हो गया। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। सेल साइकिल, अब मैं इधर सही वाला सेल साइकिल आपको एक बना के दिखाऊँगा आम सा। एक ये सेल है ना, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ अपने ना, ये प्रोड्यूस हुआ कहाँ से आया, ये अपने पुराने सेल से आया। जैसे आप दुनिया में कहाँ कैसे आए हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से आप दुनिया में आए हैं। तो इसने क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट अपना साइकिल किया, और एक सेल से क्या हुआ, 2 सेल बन गए। क्या हो गया, 2 सेल बन गए, ठीक है। एक सेल से 2 सेल बन गए, ठीक है। उसमें फिर ये जो सेल है, अब इसको मैं ये नया सेल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इधर चला गया,
ये इस जगह पे आ गया, इसका भी ये इधर चला गया, इसने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया और इसने भी 2 सेल बना लिए। जब ये जाएगा, ये जल जाएगा तो अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। ये डायग्राम भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ। ये एक सेल है ना, इसने 2 सेल बनाए, फिर फर्दर एक सेल ने 2 सेल बनाए, ठीक है। इस सेल ने भी आगे 2 सेल बनाए, ठीक है, और इसने फिर 2 बनाए। इस तरह एक सेल जब होगा वो अपने आप को आगे आगे डिवाइड करता जाएगा, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल की फुल प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वो कहता है एक सेल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये एक सेल प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद उसने क्या किया, अपना साइकिल कंप्लीट किया और अपने जैसे 2 नए सेल बना दिए। अब इसको कहते हैं सेल साइकिल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक सेल प्रोड्यूस हुआ और उसने प्रोड्यूस होने के बाद 2 सेल अपने जैसे 2 सेल बना दिए। इस टाइम पीरियड को, ये जो उसने टाइम लगाया, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। टाइम फ्रॉम वेयर द सेल वाज बोर्न और प्रोड्यूस टिल द टाइम और अनटिल द टाइम the new cell it produces new cell, this is referred as, this is termed as, this is called सेल साइकिल। इसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और ये जो सेल है, ये जो कहाँ से आया, तो ये हमने रेडोल्फ विर्च्यू के बारे में पहले हमने रेडोल्फ विर्च्यू ने हमें पहले ही बता दिया है कि जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होते हैं ना, यानी जो प्रीवियस सेल होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं ना, वही जो है न्यू सेल बना रहे होते हैं, न्यू सेल्स बना रहे होते हैं। इसी बात को उसने क्या कहा, ओमनिस जैसे भी है, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला का नाम दिया था कि जो भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आपको टर्म मैं बताना चाहता हूँ। एक सेल जो ह्यूमन का सेल है ना, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होती हैं। कितनी क्रोमोसोम्स होती हैं? 46 क्रोमोसोम्स होती हैं। और ये क्रोमोसोम हम किस चीज़ की बेस पे इनको कहते हैं कि ये 46 हैं? इनकी जो सेंट्रोमेयर होती है, एक क्रोमोसोम है ना इस तरह की, ठीक है, इस क्रोमोसोम को मैं कहूँगा ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं है। क्या नहीं है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। इसको मैं सिंगल क्रोमोसोम कह सकता हूँ, ठीक है, या इसको मैं क्रोमाटिन का नाम दे सकता हूँ। जब ये अपने आप को सेल मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा होता है। आपको बर्थ दी आपके पेरेंट्स ने, तो आप ट्रिलियंस यानी मिलियन से भी ज़्यादा, आप ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके इस दुनिया में आए। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स थे, उनकी बेस पे आप इस दुनिया में क्या है, आप इस दुनिया में आए। यानी ये आपके स्पीशी लेवल पे आपका रिप्रोडक्शन हुआ, स्पीशी लेवल के ऊपर, एक जानदार के लेवल पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन इससे छोटा भी हो सकता है, सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है कि सेल अपने आप को, अब एक सेल जो है वो जो पेरेंट सेल है उसने 2 डॉटर सेल बना दिए, एक पेरेंट सेल है इसने 2 डॉटर सेल बना दिए, ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन इसी को तो सेल साइकिल या सेल डिवीजन का नाम देते हैं, यही सेल डिवीजन है। इसके अलावा क्या होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज उसने क्या करना है, ऑर्गेनेली जो है उसने 2 ऑर्गेनेली अपनी जैसी बना देनी है। जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना देगी। ये जो है ये ऑर्गेनेली लेवल पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये ऑर्गेनेली लेवल पे हमारे पास क्या कहते हैं, उनकी क्या कहेंगे, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर इस तरह का क्रोमाटिन पड़ा होता है, ठीक है। क्रोमाटिन असल में 46 क्रोमोसोम्स पड़ी होती हैं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाई है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को आप करना आपके लिए लाजिम है। क्रोमोसोम्स पड़ी हुई हैं, 46 क्रोमोसोम्स पड़ी हैं। ये क्रोमोसोम जो होती हैं ना, अगर ये क्रोमोसोम जो मैंने बनाई थी, इस तरह की क्रोमोसोम पड़ी होती हैं। अब इस डिस्कशन पे आ जाते हैं। ये जब अपने आप को जब ये डुप्लीकेट करेगी तो ये देखें आप, ये 2 इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड्स बन गए हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम एक ही है, इसको हम डबल क्रोम हो गया। इन कॉन्सेप्ट को आप कर लें। इसको हम हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम, या हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, सेम हैप्लॉइड क्रोमोसोम। और इसको हम डिप्लॉइड भी कह सकते हैं। जब नया कोई सेल बनता है ना माइटोसिस के बाद,
उसके पास जो 46 क्रोमोसोम होती हैं ना, वो सिंगल क्रोमोसोम्स होती हैं। कौन सी होती हैं? इस तरह उसकी न्यूक्लियस है ना सेल की, उसके पास इस तरह की 46 सिंगल क्रोमोसोम्स पड़ी होंगी। क्रोमोसोम हमने किस बेस पे कहनी है कि ये क्रोमोसोम है? उसकी सेंट्रोमेयर पे। ये क्रोमोसोम है ना, उसका ये दरमियान वाला जो एरिया है ना, इसको हमने सेंट्रोमेयर का नाम देना है, सेंट्रोमेयर का नाम देना है। इसी बेस पे हम कहेंगे कि ये क्रोमोसोम इतनी है। अब ये क्रोमोसोम जब डिवाइड हुई तो ये इस तरह हो, मतलब डुप्लीकेट हुई तो क्या हो जाएगी? इस तरह की क्रोमोसोम बन जाएगी। ये क्रोमोसोम तो एक है क्योंकि इसके पास सेंट्रोमेयर एक है। सेंट्रोमेयर की बेस पे हमने क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम को हमने आइडेंटिफाई करना है, या उसका नाम लेना है, या उसके बारे में बात करनी है, या उससे उसको पहचानना है। तो इसकी एक सेंट्रोमेयर है, इसके पास दो तो नहीं है ना, तो ये एक क्रोमोसोम है। लेकिन इसके जो क्रोमाटिड हैं ये दो बन चुके हैं। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया जब न्यू सेल बनता है, ये सेल की न्यूक्लियस है और ये सेल है पूरा, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, तो उसकी जो सेंट्रोमेयर है ना, उसके ऊपर एक क्रोमाटिड होता है, एक क्रोमाटिड, डबल नहीं होता। फिर वो जाता है इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज के अंदर जाता है। इंटरफेज के अंदर एक होती है एस फेज, उसको हम सिंथेसिस फेज का नाम देते हैं। उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो होती है ना, एक क्रोमोसोम वो ऐसे होती है ना, वो इस तरह एस फेज में क्या होगा? वो डुप्लीकेट होकर दो क्रोमोसोम नहीं, सॉरी, कभी भी आपने दो क्रोमोसोम नहीं कहना। उसकी जो क्रोमाटिड है ना, यानी जो सिस्टर है, इसको हम एक सिस्टर क्रोमाटिड का नाम देंगे। ये एक क्रोमाटिड है, लेकिन ये जो दो हैं, ये दो सिस्टर क्रोमाटिड हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम के दो बच्चे हैं, एक ही सेंट्रोमेयर से हैं, एक ही है, ये क्रोमोसोम एक है। तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि एस फेज में जब भी सेल जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? जो एक क्रोमाटिड होगा, एक क्रोमाटिड, ये एस फेज है, ये एस फेज की मैं बात कर रहा हूँ। एस फेज में क्या हुआ? एक क्रोमाटिड जो है वो दो क्रोमाटिड में बन जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम एक का एक ही रहेगा। इस बात की आपको समझ आ गई है तो माइटोसिस आपका करना बिल्कुल आपके लिए आसान है। फिर क्या होगा? 46 हमने पढ़ा क्रोमोसोम होती है, हर एक क्रोमोसोम इस तरह की पड़ी होगी। जब उसकी एस फेज हो जाएगी, इस तरह क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पड़ी होंगी ना, जब उसकी एस फेज होगी ना, तो क्रोमोसोम तो उतनी की उतनी रहेंगी, लेकिन ये जो क्रोमाटिड उसके हैं ना, ये डबल हो जाएंगे हर क्रोमोसोम पर, ठीक है। फिर जब हमारे पास गालबन जो है माइटोसिस हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, इसके क्रोमाटिड दो हैं। जब इसका सेंट्रोमेयर टूटेगा तो अब जब ये माइटोसिस के दौरान होगा, इसका जब सेंट्रोमेयर टूटेगा तो एक सेंट्रोमेयर से दो सेंट्रोमेयर बनेंगे, और सेंट्रोमेयर की बेस पे हमने दो क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का नंबर हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो दो हमारे पास क्रोमाटिड बन जाएंगे। मतलब एक क्रोमोसोम टूटी है ना, तो मतलब एक सेंट्रोमेयर टूटा है, उसने दो सेंट्रोमेयर उसके हो गए, और एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गए। तो 46 टोटल क्रोमोसोम थे। जब उसका सेंट्रोमेयर टूटा है तो 46 का डबल हमारे पास नंबर आ जाएगा, 92 क्रोमोसोम हमारे पास टोटल बन जाएगी। इस तरह हर सेल में 46 क्रोमोसोम चली जाएंगी, और हमारे पास सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहेगा। ये एक सेल में 46, दूसरे सेल में 46, तो 46 की 46 क्रोमोसोम हर सेल के अंदर कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। यही असल माइटोसिस की अहमियत है, ठीक है। ये ओवरऑल आपको डिस्कशन की समझ आ गई है, तो मेरा ये इतना आपसे बात करना, आपको ये बात समझाना मेरे लिए जो है मेरे लिए खुशी की बात है अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। ये इवन मैं आपको यकीन मान ले, आपको बीएससी के लेवल पर ये बातें समझ नहीं आती, और ये बातें आपके लिए बर्डन नहीं है। ये बातें आपने बिल्कुल, मैं अगर इस बात को समझूँ ना, ये मेरे लिए 1 मिनट की बात है, लेकिन मैं इसको आपको आसान करके मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझाऊँ कि आपको समझ आ जाए, और आपकी एफएससी ऐसे गुजर जाए, आपकी जेनेटिक्स ऐसे गुजर जाए, आपकी ये वाला चैप्टर ऐसे गुजर जाए। ये है 1 मिनट की बात, लेकिन आपने इसको समझना था। अब क्या है, हमने कहा था सेंट्रोमेयर की बेस पे हमने क्रोमोसोम को क्या करना है, उसको नंबर देना है क्रोमोसोम को। जब नया सेल बना उसके पास इस तरह की 46 क्रोमोसोम थी, 46 क्रोमोसोम थी। फिर वो एस फेज के अंदर गया, उसकी क्रोमोसोम तो उतनी रही, लेकिन उसके क्रोमाटिड जो है वो डबल हो गया, ठीक है। फिर वो हो गया माइटोसिस में क्या हुआ
कि उसकी ये जो क्रोमोटिन है, ये जो सेंट्रोमेयर है, ये एक सेंट्रोमेयर टूट के 2 सेंट्रोमेयर बन गए और उसकी एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गई। अब एक सेल में ये क्रोमोसोम चली गई, दूसरी क्रोमोसोम दूसरे सेल में चली गई। इतनी आपको बात समझ में आ गई तो बात गुड हो गई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 46 की 46 क्रोमोसोम रहेंगी। अब नया सेल बना था, उसमें भी इस तरह की क्रोमोसोम होगी, फिर वो एस फेज में जाएगा, फिर उसकी क्रोमोसोम डबल इस तरह की हो जाएगी, डबल क्रोमोसोम हो जाएगी एक ही सेंट्रोमेयर पे। ये क्रोमोसोम तो एक है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, लेकिन फिर जब ये टूटेगी तो सिंगल क्रोमेटिन फिर अगले सेल में चला जाएगा। इस तरह सेल साइकिल रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। वो कहता है द मोस्ट बेसिस करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। ज़िंदगी की सबसे अहम खसूसियत क्या है? वो रिप्रोडक्शन है, कि अपने जैसे नए बच्चे पैदा करना। हम किसी भी चीज़ को ज़िंदा तभी तस्लीम करते हैं जब वो रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। यही हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 1 से बात करने स्टार्ट किया। उसके बाद वो कहता है रिप्रोडक्शन ओकर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन डिफरेंट लेवल पे हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनेलीज भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही हैं। क्रोमोसोम इवन अपने आप को 2 डबल क्रोमोसोम बना रही हैं, सेल बना रहा है, इसी तरह इंसान अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट लेवल है। द पार्ट ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपने जैसी नई क्रोमोसोम बनाएंगी, सेल अपने जैसे नए सेल बनाएगा, इंडिविजुअल अपने जैसे नए बच्चे पैदा करेगा। अगर हम रिकॉल करें चैप्टर नंबर 1 ऑफ रुडोल्फ विर्चू ने क्या कहा था, उसने ओमना सेलुला ई सेलुला कहा था कि ऑल सेल जो है वो नए सेल से आते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल अस द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। इसी प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी की कंटिन्यूशन, ज़िंदगी का मुसलसल जो है, ज़िंदगी जो मुसलसल चल रही है वो यही है कि जो पहले वाले सेल हैं वो अपने आप को आगे आगे ले जाएंगे, तो तभी ज़िंदगी का क़याम बरकरार रहेगा। अगर हमारे पेरेंट्स हमें ना बर्थ देते तो हम ज़िंदगी का क़याम कैसे होता? हम अब अब जो है न्यू बच्चे जो हैं अपने पैदा करेंगे, तो वो फिर इस तरह हमारी लाइफ जो ज़िंदगी है उसका तसलसल जो है वो जारी रहेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। वो कहता है जब हमें ओवरऑल बड़ा रिप्रोडक्शन करना पड़ता है ना, इसलिए छोटा रिप्रोडक्शन भी उसके लिए ज़रूरी है। सेल डिवाइड होंगे तभी हमारे जो है बड़े ऑफ स्प्रिंग, बड़ा बेबी जो है वो बनेगा, ठीक है। वो सेल ही होंगे ना, मेरे ये हाथ है, इसके ऊपर मेरे जो सेल हैं ये होंगे तो मेरी उंगली तभी बड़ी होगी। इसी तरह जो बच्चा नया पैदा होगा वो सेल से मिलकर बना होता है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, सेल अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। इस तरह जो है नए बच्चे पैदा होते जाएंगे और वो ज़्यादा बड़े लेवल पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। छोटे लेवल पे एक सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मेरे अब फिंगर टिप के ऊपर कोई सेल अपने आप को जो है डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट कर रहा है। मेरा ये गोश्त यहाँ से मोटा होता जाएगा जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे। इसी तरह माँ के पेट में जो बच्चा होता है पहले वो एक सेल होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब सेल साइकिल पे आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन ना हो जाए। वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीजन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ द सेल। सेल की पूरी जो ज़िंदगी होती है वो सेल साइकिल पे कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल होती है सेल के, यानी सेल अपना प्रोड्यूस होने से लेकर नए 2 सेल बनाने तक, इस टाइम पीरियड को हम सेल साइकिल का नाम देंगे। द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट इट्स माइटोसिस। जब सेल प्रोड्यूस हुआ था उससे लेकर उसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट होंगे, बहुत सारे काम हो रहे होंगे। इन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ा इन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ना है कि कौन कौन से काम हो रहे हैं। अंटिल द माइटोसिस, जब तक माइटोसिस यानी सेल डिवाइड हो जाता है तब तक जो उसके अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसी को सेल साइकिल का नाम देंगे। कि जब से सेल प्रोड्यूस हुआ है उस टाइम से लेकर जब उसने नए सेल जो हैं पैदा कर दिए हैं या बना दिए हैं या प्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक हो गया। आगे वो कहता है सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज और एम फेज। अब इसको मैं ड्रा करके आपको समझा दूं ताकि आपको इसकी बेहतर समझ आ जाए, ठीक हो गया। ये हमारे पास है सेल साइकिल, आपको नज़र आ रहा है? एक मिनट, आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। एक सेल साइकिल ये हमारे पास सेल साइकिल है ना, तो इसको हमने ना 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक है इंटरफेज, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है माइटोसिस, या इसको एम फेज भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिवाइडिंग फेज भी कह सकता हूँ। अब इंटरफेज जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है G1 फेज के ऊपर, इसको गैप 1 भी कहते हैं, S फेज के ऊपर इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और G2 फेज पे इसको गैप 2 या सेकंड फेज भी कहते हैं। माइटोसिस जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, आगे हम इस चार्ट को ना थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जब हम बुक में से पढ़ लेते हैं।
माइटोसिस किसके ऊपर बेस कर रहा है? माइटोसिस बेस कर रहा है प्रोफेज के ऊपर, ठीक हो गया। मेटाफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, ठीक है, और उसके बाद टीलोफेज, ठीक हो गया। ये पूरा सेल साइकिल है। और कभी कभी क्या होता है, सेल जो होता है सेल साइकिल को छोड़ के रेस्ट करने लग जाता है। सेल क्या करने लग जाता है? रेस्ट करने लग जाता है। उसको हम G0 फेज का नाम दे देते हैं, या GO फेज भी कोई कोई कहता है। इस तरह के सेल की एग्जांपल हमारे पास न्यूरॉन है। इसका क्या मतलब हुआ? रेस्ट क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई सेल जिद्दी से होते हैं, वो कहते हैं मैंने जितना डिवाइड होना था हो लिया, अब मैंने डिवाइड नहीं होना। डिवाइड होगा तभी सेल साइकिल में आएगा, वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, ये एग्जिट मार गया सेल साइकिल से ना। और कोई सेल ऐसे होते हैं वो परमानेंटली निकल के सो जाते हैं, कहते हैं अब मैंने ज़िंदगी भर रिप्रोडक्शन अपने आप को डिवाइड नहीं करना। ऐसे सेल की एग्जांपल है न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन के सेल हैं, नर्व्स जो नर्व्स के सेल हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स, वो उनको हम परमानेंट सेल भी इसी वजह से कहते हैं। परमानेंट क्यों कहते हैं? कि ये अब G0 में आ गया ना, इन्होंने कभी भी अपने आप को डिवाइड नहीं करना, ठीक हो गया। इस बात की आपको समझ आ गई। अब इंटरफेज जो होती है ना, सेल साइकिल का 90% टाइम जो होता है ना तकरीबन, वो इंटरफेज ले रही होती है, और 10% टाइम जो होती है ना, वो हमारे पास माइटोसिस या माइटोटिक या एम फेज ले रही होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेल साइकिल के दौरान तकरीबन अगर 100 मिनट का सेल साइकिल है ना, तो 90 मिनट लगेंगे सेल को इंटरफेज करने में, 90 मिनट लगेंगे सेल को इंटरफेज में, आईपी में लिख रहा हूँ इंटरफेज में, और 10 मिनट लगेंगे इसको माइटोसिस में, ठीक है, यानी डिवाइड होने में। इंटरफेज अब है क्या? सेल असल में डिवाइड होने के लिए खुद को जब तैयार करता है ना, खुद को प्रिपेयर करता है ना, जैसे आप पेपर देने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। पेपर देने जाते हैं तो घंटे में पेपर दे के आ जाते हैं, लेकिन पेपर की तैयार करने में आप पूरा साल आपको लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरफेज के दौरान सेल ने अपने आप को तैयार करना है कि वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड होकर दो सेल उसके बन जाए। तो माइटोसिस ये है, इसीलिए माइटोसिस में थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरफेज में क्योंकि उसने तैयारी सारी करनी है, उसमें जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं। वो कहता है इस चार्ट को सॉरी मैं आपको बता दूं, इस चार्ट को हम ना एंड पे ना डिस्कस, इस चार्ट को हम कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं सिर्फ इंटरफेज आपको अभी पढ़ाऊंगा जल्दी से, और फिर अगली वीडियो में हम माइटोसिस को डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है ये हमने कर लिया। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। सेल साइकिल 2 फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, इंटरफेज और माइटोसिस फेज, वो मैंने आपको बता दी। माइटोसिस फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, माइटोसिस थोड़े अरसे के लिए हो रहा होता है। इट इज अल्टरनेटिव विच इज मच लॉन्गर इज इंटरफेज। इंटरफेज ज़्यादा देर के लिए होता है। वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन, जहाँ पे सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है, यानी माइटोसिस के लिए तैयार कर रहा होता है। आगे वो कहता है इंटरफेज इज द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म बड़ा हाई होता है, वो प्रोटीन वगैरह चीज़ें बना रहा होता है। आगे हम पढ़ेंगे गैप 1 में, G1 में क्या कर रहा है। इंटरफेज में आपको बताया ना, इंटरफेज जो है G1 फेज उसमें होती है, S फेज होती है और G3 फेज होती है। इस दौरान क्या क्या हो रहा होता है, यानी इस दौरान मेटाबॉलिज्म हाई होगा, और इन फेजेस में क्या हो रहा है, इन मरहलों में क्या हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहता है हाई होती है एक्टिविटी एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन, और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज, गैप 1, S फेज, सिंथेसिस फेज, और G2 फेज सेकंड गैप, या G2 फेज या गैप 2 फेज हो गई, ठीक हो गया। आफ्टर द रिप्रोडक्शन, सेल अपने आप को बनाने, रिप्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन, अपने आप को बनाने के बाद सेल स्टार्ट कर देता है G1। सेल इंटरफेज में आता है, G1 फेज स्टार्ट कर देता है। इस दौरान क्या करता है, प्रोटीन बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ऑर्गेनेलिज को डबल करना स्टार्ट कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम को, और अपना साइज बड़ा करना स्टार्ट कर देता है। दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। इस फेज में एंजाइम भी जो सेल होता है ना, वो भी बना रहा होता है। एंजाइम का चैप्टर इंशाल्लाह आगे आ रहा है, तो हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो चैप्टर, एंजाइम और जो है सेल साइकिल, बोथ चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एस फेज। जो एस फेज के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं ना, वो इधर बन रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा होता है, मैं आपको इधर बता दूं, सॉरी बेसिकली क्या हो रहा होता है मैं आपको इधर बता दूं। इंटरफेज में सबसे पहले होती है G1 फेज। इस दौरान हमने पढ़ा प्रोटीन, सेल प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है, ये एरो में शो कर रहा हूँ कि ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनेलिज,
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन चीज़ों को डबल कर रहा है सेल अपने अंदर, इन ऑर्गेनेल्स को डबल करता जा रहा है, प्रोटीन बनाता जा रहा है, और साथ साथ सेल का जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है, और एंजाइम जो एस फेज़ के लिए एंजाइम ज़रूरी है ना वो बना रहा है, ताकि एस फेज़, अगर ये एंजाइम नहीं बनेंगे तो एस फेज़ होगी नहीं। अच्छा, यही चीज़ें जो हैं ये G1 फेज़ में हो रही हैं, प्रोटीन बन रहा है, ऑर्गेनेल्स बन रही हैं, और साइज़ बड़ा होता जा रहा है, और एंजाइम जो एस फेज़ के लिए ज़रूरी हैं वो बन रहे हैं। अब एस फेज़ को सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हो रही होती हैं, डुप्लीकेट, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको मैंने इतनी देर में समझाया है। डुप्लीकेट होने का क्या मतलब है कि मैं इधर आपको बता देता हूँ। ये एक क्रोमोसोम थी ना, सेल के अंदर इस तरह की क्रोमोसोम पड़ी होती है, जब वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगी, क्रोमोसोम तो एक ही रहेगी लेकिन उसके क्रोमाटिड जो हैं वो डबल हो जाएंगे। ये सिंगल क्रोमोसोम थी, ये डबल क्रोमोसोम है, ठीक है ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम, लेकिन इसके क्रोमाटिड डबल हो गए हैं, इसका क्रोमाटिड एक है। यही एस फेज़ के दौरान हो रहा है, बस एस फेज़ में यही कुछ हो रहा है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहे हैं। अब G3 फेज़ में क्या होता है, इसको हम आगे साथ में मैं ये भी पढ़ाता जाऊँ। अच्छा, ये टेबल हम कर लेते हैं। टिपिकली इंटरफेज लास्ट फॉर 90% ऑफ टाइम एंड द सेल साइकिल, ये वही बात है कि 90% टाइम के लिए इंटरफेज लास्ट करेगी, यानी इंटरफेज रहेगी, और 10% टाइम के लिए जो है हमारे पास माइटोसिस या एम फेज रहेगी। आगे वो कहता है एस फेज में, इन दिस फेज, इस फेज या इस मरहले के दौरान क्या हो रहा है, सेल डुप्लीकेट कर देता है अपनी क्रोमोसोम्स को। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, और इसी के नतीजे में 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। उसने ये डायग्राम भी बनाई है, देखें, ये एक सेंट्रोमेयर है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक सेंट्रोमेयर है, ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड कितने हो गए हैं, 2 क्रोमेटिड हो रहे हैं। यही एस फेज के दौरान हो रहा है, यही एस फेज के दौरान एक क्रोमोसोम जो है वो अपने सिंगल क्रोमेटिड को डबल क्रोमेटिड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक हो गया, आपको इतनी बात समझ आ गई। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना कि ये क्रोमेटिड डबल हो गए हैं, क्रोमोसोम डबल नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ आप प्रोफेसर लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट हो गए अच्छे। ओके हो गया। आगे वो कहता है G2 गैप 2 में क्या हो रहा है, गैप 2 या सेकंड गैप में या सेकंड फेज ऑफ द गैप में क्या हो रहा है, सेल प्रिपेयर प्रोटीन, सेल प्रोटीन बना रहा होता है दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस, जो माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं ना वो सेल बना रहा होता है। मेनली फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर बनने होते हैं ना उनके लिए प्रोटीन बना रहा होता है। अब मैं स्पिंडल फाइबर की डिस्कशन इधर नहीं करना चाह रहा, अगर मैं कर दूं तो आपको सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। हम अपने चार्ट के मुताबिक उन चीज़ों को करेंगे तो तब हमारे पास अच्छे से आपको पता चलेगा। इसमें अब मैं क्या आपको बताया कि G2 फेज में प्रोटीन बन रहा है जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी है, वो माइटोसिस में वो प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर बना रहा होगा। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे ही देता हूँ कि जो स्पिंडल फाइबर होता है ना वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यही प्रोटीन जो है G2 फेज में बन रहा होता है, G2 फेज में ये प्रोटीन बन रहा होता है और स्पिंडल फाइबर माइटोसिस के दौरान बनने हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रोटीन है ना वो G2 में बन रहा है। मतलब आपको घर बनाना है ना, उसके लिए उसमें सीमेंट और ईंटें लगेंगी, वो सीमेंट और ईंटें होंगी तभी आपका घर बनेगा, दीवार बनेगी। तो दीवार बनानी यानी स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ये प्रोटीन हमने माइटोसिस में के दौरान बनाने हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है, लेकिन उसका जो प्रोटीन है वो G2 में बन जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आफ्टर G2 फेज ऑफ इंटरफेज सेल इंटर इन द डिवीजन फेज, G2 फेज के बाद सेल जो है माइटोसिस या डिवीजन फेज में इंटर हो जाता है, एम फेज में। ठीक होगा। इट इज करेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, इसको माइटोसिस कहते हैं, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू विच डिवाइड द सेल डिवाइड्स इनटू द 2 डाटा सेल। एक सेल जो है वो 2 सेल में जो डिवाइड हो जाता है। द सेल्स दैट हैव टेम्परली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू बी इंटर इन G0 फेज और GO फेज। जो वो कह रहा है जो सेल परमानेंटली हमेशा के लिए या टेम्परेरी अमूमी तौर पे थोड़े से अरसे के लिए अपने आप को टेम्परेरी थोड़े से अरसे के लिए ना अपने आप को रेस्ट में ले जाते हैं या स्टॉप कर देते हैं डिवाइड होना, उस फेज में एक नई फेज में चले जाते हैं, उस फेज को हम G0 फेज का नाम देते हैं। अब G0 फेज के बारे में उसने बताया भी है। अच्छा ये बात मैं बता दूं, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। क्या बात है, उसने इस टेबल में सारी इस G2 फेज का खुलासा लिख दिया। वो कहता है अगर हमारे पास प्रोटीन की इनहिबिशन का मतलब होता है रुक जाए, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस प्रोटीन का बनना रुक जाए G2 के अंदर तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा सेल का फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। सेल माइटोसिस नहीं कर पाएगा।
जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन ईंट के तौर पे है और घर बनाना है, घर स्पिंडल फाइबर है, तो ईंट होगी तभी तो घर बनेगा। उसने वही बात कर दिया है कि अगर हम प्रोटीन को बनाना इनहिबिट कर दें, ख़त्म कर दें, तो माइटोसिस हो ही नहीं सकता। यार क्यों होगा माइटोसिस? जब हमारे पास प्रोटीन नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, तो माइटोसिस नहीं होगा। वही बात इस टेबल में कर रहा है। ठीक हो गया। जी नोट के बारे में आप पढ़ते हैं। इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सेल इंटर इन जी नोट फेज। जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, पहली बात यूकैरियोट्स के अंदर ही माइटोसिस होना है और वही इंटर हो रहे हैं जी नोट फेज में, यानी रेस्टिंग फेज में, या अपने आप को सेल साइकिल स्टॉप करके चले जाते हैं फ्रॉम G1 फेज एंड स्टॉप डिवाइडिंग। जब सेल G1 फेज में होता है ना, वहां से डायरेक्ट जी नोट में चला जाता है और अपने आप को डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। सम सेल ऑफ इंडेफिनाइट पीरियड, कुछ पूरी जिंदगी के लिए चले जाते हैं स्टॉप, यानी अपने आप को रेस्ट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं डिवाइड होना। ऐसे सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं सेमी परमानेंटली, कि थोड़े अरसे के लिए हो जाते हैं, मतलब थोड़े अरसे के लिए पड़े रहते हैं, उसके बाद जो है ना फिर अपना मतलब ऐसे है ना, सेल जो है ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है ना, थोड़ा जैसे सेल है ना वो डिवाइड हो रहा है, एक सेल है वो अपने अपने बच्चे पैदा कर रहा है, मतलब अपने एक सेल है वो डिवाइड हुआ, फिर नया सेल बनाओ, नए सेल ने अपने नए सेल बनाए, नए सेल ने नए सेल बनाए। वो बेचारा जो सेल होता है थक जाता है, वो थक के ना रेस्ट करने लग जाता है। लेकिन जब वो उसकी एनर्जी पूरी हो जाती है, ऐसा आप समझ लेना, तो फिर वो दोबारा से अपना सेल स्टार्ट कर देता है। इन सेल्स को ना हम कहते हैं सेमी परमानेंट। ये सेमी परमानेंट है कि ये हमेशा हमेशा के लिए रुकते नहीं हैं, थोड़ा सा सुस्ता के ना फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये सेल किससे हैं? लीवर के सेल, इनको हेपेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट्स। और किडनी के सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स और हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ना, ये जब रेस्ट कर लेते हैं ना फिर अपना साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को ना डिवाइड नहीं करते, अगर वो रेस्ट कर लें, अगर वो स्टॉप हो जाएं, अपने आप को स्टॉप कर लें डिवाइड होने से। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्टॉप करते ही नहीं है खुद को। वो सेल्स कौन से हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं या GIT के सेल्स हैं। ये कौन